हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा एंड वेलकम टू कैम मध्यन। आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 2 और इसमें जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज साइंस। और ये जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था दैट इज ऑन 8 जनवरी 2022। तो 8 जनवरी का जो पेपर है उसमें साइंस का पोर्शन आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें हमें कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो 2011 से लेके 21 तक के सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं साइंस के पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टर्न बाय टर्न ये पूरी सीरीज चलेगी। तो ये इसका लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम 2021 वाला दिसंबर 2021 वाला देखने वाले हैं। ठीक है, दिसंबर 2021 का था लेकिन ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 8 जनवरी को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्टेंट्स। हमें क्या दिए गए हैं, 4 रिएक्टेंट दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड जिंक, एल्यूमिनियम सल्फेट विद आयरन, कॉपर सल्फेट विद आयरन एंड कॉपर सल्फेट विद जिंक। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हमें किसका पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज का पता होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज, अब ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज से हमें पता चलता है कि कौन सा जो एलिमेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, कौन सा कम रिएक्टिव है। तो जो पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे होगा, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम के बाद आता है आयरन, आयरन के बाद कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, कॉपर के बाद मरकरी, देन सिल्वर, देन गोल्ड एंड देन प्लेटिनम। सो ये होती है हमारी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि हमें कौन कौन से एलिमेंट्स गिवन है एज इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, एल्यूमिनियम गिवन है। ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद हमें जिंक दिया हुआ है, जिंक के बाद हमें आयरन दिया हुआ है और एक और एलिमेंट जो हमें दिया गया है दैट इज कॉपर। तो अगर मैं इनकी रिएक्टिविटी सीरीज लिखूं तो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन हमारा जिंक है, देन आयरन एंड लास्ट में हमारे पास क्या है, कॉपर। अब देखो फर्स्ट रिएक्टेंट, देखो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, एल्यूमिनियम गिवन है और जिंक गिवन है। अब एल्यूमिनियम और जिंक में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम। तो अगर एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है जिंक के कंपैरिजन में तो जिंक क्या करेगा, यहाँ पे डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा, जिंक सल्फेट के साथ मिलकर जिंक सल्फेट नहीं बना पाएगा। तो ये रिएक्शन तो होगी नहीं क्योंकि जो ऑलरेडी एल्यूमिनियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगी। दूसरे में देखो यहाँ पे भी क्या है, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, आयरन के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो, अब जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेस होके क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा। ठीक है, प्लस हमारा कॉपर मेटल अलग से रह जाएगा। ठीक है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो जो ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल है इसने कम रिएक्टिव कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या बना लेगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर हमारा रह जाएगा अलग से। ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस तो पॉसिबल होंगी लेकिन फर्स्ट जो पॉसिबल नहीं है, ए और बी पॉसिबल नहीं है, सी और डी पॉसिबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज सी एंड डी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन देखो, एन एलिमेंट एक्स इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ गैस। यहाँ पे देखो कलर चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखो एन एलिमेंट एक्स, एक्स एक कोई एलिमेंट हमें गिवन है जो कि पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये हमें गिवन है। इट बर्न्स इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में बर्न होने के बाद वो एक गैस प्रोड्यूस करता है विच डिजोल्व इन वाटर एंड सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब जो ब्लू लिटमस रेड है यहाँ से हमें एक हिंट मिला है कि वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा।
मतलब जो भी गैस रिलीज हुई होगी वो किस नेचर की होगी, एसिडिक नेचर की होगी। ठीक है, जैसे ही इनको बर्न करेंगे हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सबको, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगी, गैस रिलीज होगी, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बन सकती है CO2, यहाँ पे क्या बन सकती है NO2, और यहाँ पे क्या बन सकता है MgO, और यहाँ पे क्या बनेगा SO2। ठीक है, अब इनमें से हमें देखना है एसिडिक नेचर की कौन सी होगी, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये किस नेचर की होती है, एसिडिक, एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो सल्फर है दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन इट बर्न्स इन ऑक्सीजन इट प्रोड्यूस अ गैस, और वो जो गैस होगी वो किस नेचर की होगी, एसिडिक नेचर की होगी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा दैट इज डी, ये क्या हो जाएगा सल्फर, और जो गैस हुई होगी वो क्या हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेरियस स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल आर गिवन बिलो। हमें बहुत सारे स्टेप्स दिए गए हैं जो नाइट्रोजन साइकिल में यूज होते हैं, तो हमें उन स्टेप्स को क्या करना है, ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, अब जो लाइटनिंग स्ट्राइक हुई है वहां से क्या हुई है, जो नाइट्रोजन है उसका क्या हुआ है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन हुई है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन हुआ। ठीक है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन के बाद जो भी होगी वो रेन के साथ क्या होगी, वॉश होके कहाँ आ जाएगी, सॉइल में आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या आया हमारे पास बी, देन आया हमारा ए, उसके बाद देखो वॉश होने के बाद क्या होगा, जो एनिमल है वो क्या करेंगे, सॉइल में आई, सॉइल से कहाँ चली जाएगी, प्लांट्स में जाएगी। ठीक है, एनिमल्स ईट द प्लांट एंड एक्सक्रीट द नाइट्रोजन कंपाउंड। इसमें एक स्टेप मिसिंग है जो कि है हमारा ई पोर्शन। ठीक है, रुको एक मिनट, ई में मेंशन कर देती हूँ क्या है, तो ये वाला क्या होगा आपका ई पोर्शन, ये। ठीक है, प्लांट अपटेक होगा, ये वाला होगा आपका डी। ठीक है, और जो सी होगा दैट इज, यहाँ पे एक अलग से सी मेंशन कर लो, सी वाला पोर्शन होगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया टर्न, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन into gaseous nitrogen। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास आएगा, ये हो गया ए बी, ये हमारा सी हो गया, देन डी हमारा प्लांट अपटेक हो गया, और ई हमारा एनिमल हो गया। हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा डी होगा, ये हमारा ई होगा। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, लाइटनिंग स्ट्राइक करेगी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ, तो वहां पे क्या होगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा, फिर उस जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगी, रेन के साथ वॉश होकर सॉइल में आ जाएगी। अब जो सॉइल है, सॉइल में इससे क्या होगा, प्लांट अपटेक कर लेंगे उस नाइट्रोजन को। अब जो प्लांट ने अपटेक की नाइट्रोजन को, फिर उस प्लांट को कौन खा लेता है, एनिमल खा लेता है। ठीक है, तो डी आ जाएगा, डी के बाद ई आ जाएगा, प्लांट को किसने खा लिया, एनिमल ने खा लिया। अब जो एनिमल जो वेस्ट एक्सक्रीट आउट करेंगे वो कहाँ जाएगा, सॉइल में जाएगा, वहां पे जो बैक्टीरिया होंगी। ठीक है, वहां पे जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे, उस कंपाउंड को, कम नाइट्रोजन के उस कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट में कौन सा स्टेप आ जाएगा, सी। तो अब ये ऑप्शन देख लेते हैं हम कहाँ पे है, बी ए, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, बी ए डी ई सी। ये वाले क्या हो जाएंगे, स्टेप्स हो जाएंगे किसी भी नाइट्रोजन साइकिल के। ठीक है, तो आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं, कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप्स होते हैं, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The chemical added to the test to test the presence of protein in the food sample। अब यहाँ पे क्या किया गया है, प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए पूछा गया कि हम क्या क्या डालेंगे सैंपल में। ठीक है, तो प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए जो हम टेस्ट का यूज करते हैं दैट इज बाययूरेट टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि किस टेस्ट से हम क्या करते हैं, प्रोटीन का प्रोटीन है या नहीं फूड सैंपल में वो चेक करने के लिए हम किस टेस्ट का यूज करते हैं, दैट इज बाययूरेट टेस्ट। अब जो बाययूरेट टेस्ट होता है इसमें क्या किया जाता है, जो भी हम कंपाउंड लेते हैं, कंपाउंड लिया है उसमें हम क्या क्या डालते हैं, कॉपर सेकंड सल्फेट,
कॉपर सेकंड सल्फेट प्लस उसमें क्या डालेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये डालते हैं। अगर उसका कलर क्या आता है हमारे पास, वॉयलेट ब्लूइश आता है, वॉयलेट ब्लूइश आता है, तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा टेस्ट होता है बायोयूरेट टेस्ट, जिसमें हम कंपाउंड में कॉपर सेकंड सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। तो अगर उसका कलर वॉयलेट ब्लूइश आया तो उसमें प्रोटीन होता है। तो अब देखो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बेकिंग सोडा और कास्टिक सोडा के फॉर्म में दिया गया है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या होगा, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लाउडनेस ऑफ साउंड एंड इट्स एम्पलीट्यूड। लाउडनेस ऑफ साउंड और उसके एम्पलीट्यूड के बीच में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, अब देखो जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, देखो एम्पलीट्यूड, इतना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उससे क्या होगा, एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, एनर्जी ज्यादा होगी तो जो इंटेंसिटी है वो भी ज्यादा होगी। इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो हमें क्या दिखाई सुनाई देगी, साउंड, साउंड लाउड सुनाई देगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितनी एनर्जी होगी उतनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी और उतनी ज्यादा साउंड होगी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का, डायरेक्टली रिलेशन होता है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज्यादा लाउडनेस होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैच इन द फॉलोइंग है। हमें क्या करना है, मैच करना है। ये जो सोलर सिस्टम चैप्टर है उससे क्वेश्चन आया हुआ है। ये 8th क्लास में है, क्लास 8th का क्वेश्चन पूछा गया है ये। इसमें हमें एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेट्रोइड्स और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस्टेरॉइड किसे कहते हैं हम, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द गैप बिटवीन मार्स और जुपिटर। मार्स और जुपिटर के गैप में जो प्रेजेंट होते हैं स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट, उनको हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स। कॉमेट्स किसे कहते हैं हम, these are celestial objects with bright head and long tail, इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉमेट्स। ठीक है, मेटेओर्स किसे कहते हैं हम, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट ओकेजनली एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, गलती से वो आ जाते हैं कभी कभी तो उन्हें मेटेओर्स कहते हैं। उसके बाद हमारा बचा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, दैट इज ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एट अ मच क्लोजर डिस्टेंस, उसे हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये इनकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी और ये आपके आगे भी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हम देखते हैं, Which of the following solution in water do not conduct electricity? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिन्हें अगर वाटर में डिसॉल्व करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लेमन जूस की तो ये क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कास्टिक सोडा की, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम बात करें कॉमन सॉल्ट की, दैट इज NaCl। सुगर सॉल्यूशन कोई भी ले सकते हैं, सपोज ग्लूकोज या C6H6O12। ठीक है, अब देखो जो भी सॉल्यूशन क्या करना है, वाटर में डिसॉल्व करने से जो भी कंपाउंड हम अगर उसे वाटर में डिसॉल्व करें और वो उनके आयंस में ब्रेक डाउन हो जाए तो वो क्या कराएगा, कंडक्ट कराएगा इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं, ठीक है, एसिड्स होते हैं वो कंडक्ट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक कर सकते हैं Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, सोडियम क्लोराइड को ब्रेक कर सकते हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो जैसे ही हम इन्हें पानी में मिलाएंगे ये अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे और इन आयंस के मूवमेंट की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। यहाँ पे भी क्या होगा, लेमन जूस भी एसिडिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। लेकिन जो शुगर सॉल्यूशन होता है ये अपने आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होता। ठीक है, वाटर में डिसॉल्व करने से इसमें कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होती। तो इस वजह से जो शुगर सॉल्यूशन होगा दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं।
Question number 8. The odometer of the bus reads 4,000 km at the starting point from Delhi and 4,150 km on reaching its destination in 3 hours. The average speed of the bus. हमें एवरेज स्पीड इसमें कैलकुलेट करनी है. तो एवरेज स्पीड में क्या देखना होगा? सबसे पहले हमें डिस्टेंस देखना होगा कि बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया है. तो अब बस कवर डिस्टेंस कितने घंटे में किया है? इन 3 आवर. तो 3 आवर में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? दैट इज 4150 माइनस 4000. ये कितना हो जाएगा? 150 किलोमीटर. अब हम क्या निकाल लेंगे? इसके एवरेज स्पीड निकाल लेंगे. एवरेज स्पीड इसकी कितनी है? 150. जितना हमने टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया है वो डिवाइडेड बाय कितने घंटे में किया है? टाइम. ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 50. तो ये 50 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जितने भी आंसर्स हैं वो हमें मीटर पर सेकंड में गिवन है. तो हम क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 50 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हमें इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. तो अब जो आंसर आ जाएगा हमारा दैट इज 13.8 मीटर पर सेकंड. अब ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए. 13.8 मीटर पर सेकंड. तो ये जो क्वेश्चन है ये 9th-10th से आया हुआ है. वैसे ये हमारा माइनर क्लासेस में भी आता है, लेकिन इसका जो ज्यादा कंसेप्ट है वो हमारा 9th क्लास में आता है. ठीक है, 9th क्लास में जो मोशन चैप्टर है वहां पे आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम. कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे 9th-10th पोर्शन के आ जाते हैं, लेकिन ये ज्यादा डीप कोई क्वेश्चन नहीं है. जनरल सा फॉर्मूला होता है, ये पता होता है सबको. ठीक है, कि जो एवरेज स्पीड होती है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, नेक्स्ट देखो. यहाँ पे हमें गिवन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 टाइप ऑफ सोइल. हमें 3 तरह की सोइल दी गई है और उसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी गिवन है कि किसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कैसी होगी. तो हमें बताना है विच इज द बेस्ट फॉर ग्रोइंग व्हीट, कि गेहूं को उगाने के लिए सबसे ज्यादा जो सूटेबल सोइल होगी वो किस तरह की हम यूज करते हैं. ठीक है, तो गेहूं को उगाने के लिए जो सोइल हमें चाहिए होती है, हमें मॉइस्चर जो कंटेंट होता है वो मॉडरेट टाइप का चाहिए होता है. ठीक है, अब हम देखते हैं सोइल की टाइप. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमें व्हीट को उगाने के लिए मॉडरेट मॉइस्चर चाहिए होता है, मॉडरेट वाटर कैपेसिटी. ठीक है, और फाइन पार्टिकल्स चाहिए होते हैं सोइल की, फाइन पार्टिकल्स. एग्जैक्टली बोलूं तो लोमी सोइल में व्हीट अच्छे से ग्रो करता है. ठीक है, तो फाइन पार्टिकल्स कहाँ पे है हमारे? ये. और मॉडरेट मॉइस्चर क्या है? ये. तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी. तो ये क्या आंसर हो जाएगा हमारा? सी पार्ट, दैट इज बी एंड सी. ठीक है, तो फाइन पार्टिकल्स, लोमी सॉइल एंड विच हैविंग द मॉडरेट मॉइस्चर, तो वो होगा सुटेबल व्हीट को ग्रो करने के लिए. ठीक है, क्लियर है? ये भी 6 to 8 में आपका कवर हो जाता है. सोइल के टाइप वहां पे एग्जैक्टली मेंशन किए गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 10th क्वेश्चन अगर हम देखें तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रेस्पायर थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स. ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है, अलग अलग उनका रेस्पिरेशन का मोड यहाँ पे दिया गया है और हमें क्या करना है? उसे मैच करना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके थ्रू रेस्पायर करता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? जो फ्रॉग है वो कैसे रेस्पायर करता है? थ्रू लंग्स. ठीक है, अर्थवॉर्म जो होता है वो अपनी स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है. जो फिश होती है वो गिल्स से रेस्पायर करती है और जो कॉकरोच होता है वो ट्रैकिया से रेस्पायर करता है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का हमारा क्या है? 4. ठीक है, तो यहीं से पता चल गया हमें. ठीक है, तो आप ऑप्शन को भी इजीली एलिमिनेट करके कर सकते हैं. यहाँ पे अगर आपको एक भी पता होगा तो बाकी के आप कर सकते हैं. ठीक है, जैसे अर्थवॉर्म का कॉमन सा होता है वो स्किन से रेस्पायर करता है, फिश का पता होता है गिल से रेस्पायर करता है. तो इन ये अगर 2 भी पता होंगे तो भी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे. ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑर्गन्स ऑफ रेस्पायरेशन, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके थ्रू रेस्पायर करता है. तो ये काफी बार पूछा जाता है. ठीक है, एस्टेट में भी क्वेश्चन आता है इससे, सीटेट में भी आता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following statement about forest is not correct?
ठीक है, फॉरेस्ट के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, हमें क्या कर देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सोइल फ्रॉम, यहाँ पे क्या आएगा, सोइल इरोजन आएगा। ठीक है, जो फॉरेस्ट होते हैं वो उनकी जो रूट्स होती हैं, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, जो मिट्टी होती है उसे बांध के रखती हैं, तो वो इरोजन से प्रिवेंट करती हैं कि सोइल में कटाव ना हो, मिट्टी में कटाव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात तो ठीक है, सोइल इरोजन से प्रिवेंट करती हैं। फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन नेबरिंग एरियाज। ठीक है, ट्रांसपिरेशन जितना ज्यादा होगा फिर बारिश भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो अच्छी बात है। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, वाटर साइकिल एंड एयर क्वालिटी। ठीक है, जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे एयर क्वालिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, वाटर साइकिल भी ज्यादा अच्छी होगी, क्लाइमेट भी अच्छा होगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी जो गर्मी वगैरह है और जो सर्दी है वो मेंटेन रहती है अगर फॉरेस्ट ज्यादा हो तो। ठीक है, उसके बाद देखो, इन फॉरेस्ट ट्रीज फॉर्म द अपर मोस्ट एंड शर्ब फॉर्म द लोवेस्ट लेयर। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, ट्रीज फॉर्म द अपर मोस्ट लेयर। ठीक है, लेकिन जो शर्ब्स होते हैं वो लोवेस्ट लेयर नहीं फॉर्म करते, वो कौन सी लेयर फॉर्म करते हैं, मिडल। तो किस तरह से होता है, सबसे पहले होंगे हमारे ट्रीज, ठीक है, उसके बाद होते हैं हमारे शर्ब्स, और लास्ट में क्या होते हैं, हमारे हर्ब्स। तो जो हर्ब्स होते हैं वो लोवेस्ट लेयर बनाते हैं, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत। ठीक है, तो ये हमारी लेयर होती है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 12. Which one of the following adaptation help camel survive desert condition? ठीक है, डेजर्ट कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस होती हैं कैमल के अंदर। ठीक है, दे हैव अ लॉन्ग लेग्स, लंबी टांगे तो होती हैं उसकी। ठीक है, ये बात तो ठीक है। दे यूरिनेट अ लॉट, अगर वो ज्यादा यूरिनेट करेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और उसमें डेजर्ट में उनको इतना ज्यादा पानी अवेलेबल होता नहीं है। ठीक है, तो ये बात तो गलत है। दे स्वेट अ लॉट, अगर ज्यादा पसीने आएंगे तो भी क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी। ठीक है, तो उनको पानी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो ये भी नहीं होगा। दे डंग इज मॉइस्ट। ठीक है, जो उनका एक्सक्रीटा होता है वो क्या होता है, मॉइस्ट होता है, नहीं ऐसा नहीं होता, वो कैसा होता है, ड्राई होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज ए, दे हैव अ लॉन्ग लेग्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Match the name of the glands given in column A with conditions caused due to then irregular functioning given in column B. हमें column A में glands given है और column B में उनकी irregular conditions given है, अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो इनमें से कौन सी डिजीज उन्हें हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले थायराइड देखते हैं। ठीक है, थायराइड किससे होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। अगर थायराइड में क्या होगा, आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, गोइटर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास जो सीक्रेट करता है दैट इज इंसुलिन। ठीक है, अगर इंसुलिन का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, उससे डायबिटीज। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है, स्ट्रेस एंड एंगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड ये क्या करता है, ग्रोथ को मेंटेन करता है, तो दैट इज स्टिमुलेट द ग्रोथ। आप चाहे तो इनके फंक्शंस को लिख सकते हैं कि कौन कौन सी जो कंडीशंस होंगी अगर ये जो हमारे जो ग्लैंड्स है वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर हम अब ऑप्शन देखें तो क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या था, थायराइड, थायराइड से क्या होता है, गोइटर, तो ये ए का क्या हो जाएगा, 3। ए का 3 हमारे दो ऑप्शंस में। उसके बाद बी देखते हैं, बी का हमारे पास क्या है, 1, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थायराइड से गोइटर, पेनक्रियास से डायबिटीज, एड्रेनल ग्लैंड से स्ट्रेस एंड एंगर, और पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ईस्ट। ईस्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो ईस्ट है वो कौन से किंगडम से आता है, दैट इज फंगस। इसका जो किंगडम होगा दैट इज फंगस। अब जो इसमें क्या होगा, जो फंगस होती है सिंगल सेल्ड होती है। ठीक है, तो जो ये क्या है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। जो ईस्ट होती है दैट इज सिंगल सेल्ड यूकैरियोट। ठीक है, ये भी जो क्वेश्चन है ये आपकी 9th क्लास में मिल जाएगा। माइनर क्लासेस में भी इसका डिस्कशन किया गया, लेकिन अगर आपको तो दैट इज इन 9th क्लास। ठीक है, 9th क्लास में इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन गिवन है फंगस किंगडम का, तो आप वहां से भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पहला जो ऑप्शन है वो तो ठीक है, हमें क्या बताना है, नॉट करेक्ट बताना है, तो यहाँ पे फर्स्ट तो ठीक है।
सेकंड, ईस्ट मल्टीप्लाई रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो ये भी बात ठीक है। CO2, और जब रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 प्रोड्यूस करते हैं। ईस्ट कैन रिमेन डॉर्मेंट फॉर लॉन्ग टाइम, ये भी बात ठीक है। लास्ट है देखो, ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, तो ये बात यहाँ पे गलत हो गई क्योंकि वो किससे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय बडिंग। ठीक है, उनकी जो बॉडी होती है उस पे ही क्या होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं, तो वो रिप्रोड्यूस किससे करते हैं, बडिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये किस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो किस टाइप का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब इनमें हमें असर्शन गिवन है, रीजन गिवन है, और अब हमें क्या देखना है उसका, कि दोनों असर्शन रीजन ठीक है, वो उनकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। अब देखो, बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर प्रोड्यूस एश, एग्जांपल ऑफ अ केमिकल चेंज। कार्ड तो यहाँ से 2 बार लिखा गया। देखो, अब बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर, अगर हम किसी पेपर को जलाएं तो वो एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है, बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर इज इरिवर्सिबल, कि हमने क्या किया, उसको बर्न कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऐश में कन्वर्ट हो गया। अब ऐश को दोबारा से हम पेपर नहीं बना सकते, तो इसीलिए क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो ये बात तो ठीक है कि ये इरिवर्सिबल चेंज है, और ये क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि पेपर से ऐश बना सकते, ऐश से पेपर दोबारा नहीं बना सकते। तो ये क्या है, केमिकल चेंज तो है, क्योंकि पेपर की प्रॉपर्टी में चेंज आ गया, और जब भी किसी चीज की प्रॉपर्टी में, उसके फिजिकल नेचर में चेंज आ जाता है तो उसे हम केमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन परफेक्ट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे होगा, ए टेस्टर वाज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, in a liquid, and it was found that the bulb of the tester did not glow. Which of the following two statement will be able to explain this observation? ठीक है, हमने क्या किया कि टेस्टर यूज किया। टेस्टर क्या होता है, हम चेक करते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर करंट फ्लो कर रहा होगा तो ये क्या करता है, ग्लो करता है। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि ये ग्लो नहीं कर रहा। अब ग्लो नहीं कर रहा तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी, द सर्किट ऑफ द टेस्टर रिमेन्ड इनकम्प्लीट, की जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट रह गई। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, द करंट थ्रू द टेस्टर वाज टू वीक, कि जो सर्किट है उसमें जो करंट है वो बहुत ज्यादा वीक है, कि वो शो नहीं हो रहा। तो दोनों बात ठीक हो सकती है। अगर हमारी जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट होगी, ब्रेक होगी कहीं से, तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, तो हमें टेस्टर ग्लो करता हुआ नहीं दिखेगा। दूसरा क्या हो सकता है कि करंट बहुत ज्यादा वीक है, और अगर करंट वीक है तो क्या होगा, तब भी हमें नोटिस नहीं होगा। तो दोनों बात ठीक है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑब्जर्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट ऑफ व्हीट एंड ग्रास। व्हीट और ग्रास के बारे में बताना है हमें कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक रहेगी। तो इनमें से क्या बता रखा है, देखो हर जगह किसकी बात की गई है, रूट की बात की गई है और वेनेशन की बात की गई है। ठीक है, तो अगर हम इसमें रूट की बात करें तो किस तरह की रूट होती है, व्हीट और ग्रास में फाइब्रस रूट होती है, फाइब्रस रूट। और वेनेशन जो होता है दैट इज पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। तो जो वेनेशन होता है वो पत्तों में जो वेन्स होती है वो किस तरह से अरेंज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये लीफ है, मैं पैरेलल और दूसरा वेनेशन दोनों तरह के बता देती हूँ। तो जब इस तरह से गिवन होता है दैट इज पैरेलल वेनेशन। ठीक है, और जब इस तरह से होता है तो ये हमारा दूसरी तरह का वेनेशन होता है। ठीक है, दो तरह के वेनेशन होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि सेम टाइप ऑफ रूट एंड लीफ वेनेशन, तो ये क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि दोनों की कैसी रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है, दोनों का कैसा वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। तो रूट भी सेम है और वेनेशन भी सेम है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A table given below and list the properties of three material, हमें तीन मटेरियल दिए गए हैं A, B and C। ठीक है, which of these material would you use to make the small current rating fuse in domestic electric circuit। ठीक है, स्मॉल करंट रेटिंग फ्यूज बनाना है हमें
इसमें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो हम घरों में यूज करते हैं, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह से लिखा गया है 1.7 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, और ये ओम जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो किस में होता है, ओम मीटर में होता है। ठीक है, ये ओम है, ये मीटर है। ठीक है, अब जो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, 240, और जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए जो 11.2 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, समझ में आया। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस कम होगा उतनी अच्छी हमारी सर्किट बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें। द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड इज रेक्टिलिनियर एज वेल एज रोटेशन। हमें कौन सी स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट बतानी है। तो ये बात तो ठीक है कि जो बॉल रोटेट करती है वो सीधी भी चलती है और साथ के साथ रोटेट भी होती है, तो दोनों मोशंस हो गए, रेक्टिलिनियर भी हो गया और रोटेशन भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन स्विंग इज पीरियोडिक। ये पीरियड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं, पीरियड मोशन कह सकते हैं, एज वेल एज ऑसिलेटरी, दोनों तरह के मोशंस होंगे, तो ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट देखो, द मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ ब्लेड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन इज सर्कुलर। सर्कुलर भी रोटेट करता है एज वेल एज पीरियोडिक भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द मोशन ऑफ नीडल ऑफ स्विंग मशीन इज ऑसिलेटरी एज वेल एज रेक्टिलिनियर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑसिलेटरी मोशन उसका नहीं होता। ठीक है, तो दिस इज इनकरेक्ट। हमें यहाँ पे मोशन बताना है, तो ये वही क्लास 9th, ठीक है, चैप्टर नंबर मोशन का जो चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग पैराग्राफ डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, आइडेंटिफाई ए बी सी डी एंड ई, व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन अ टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर सम रेज अंडरगो ए। यहाँ पे हमें ए बी सी डी बताना है कि क्या है ये। ठीक है, तो जब जो सनलाइट है वो उन टाइनी ड्रॉपलेट्स पे पड़ती है तो वहां पे क्या होता है, ए होता है। एट द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया एंड स्प्लिट द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, बी कलर जो होता है वो डेविएट सबसे कम करता है एंड उसकी फ्रीक्वेंसी होगी ई। ठीक है, तो हमें ये बताना है, एक कलर सबसे ज्यादा डेविएट होगा, दूसरा सबसे कम डेविएट होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब वहां पे जो सनलाइट पड़ते हैं तो कौन सा मैकेनिज्म होता है, दैट इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा। उसके बाद जो सबसे ज्यादा डेविएट करता है दैट इज वॉयलेट, सबसे कम डेविएट करता है दैट इज रेड, और इनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, मिनिमम होगी, और यहाँ पे ये भी क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, देखो जब भी जो सनलाइट है वो किसी वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ती है तो इस तरह से डेविएशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विबग्योर कलर्स है वो इस तरह से होते हैं, वी आई बी जी वाई ओ आर। तो आर सबसे ऊपर होता है, वी सबसे नीचे होता है, सबसे ज्यादा डेविएट यही करता है। ठीक है, ये सबसे कम डेविएट करता है। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी वेवलेंथ की, वी आई बी जी वाई ओ आर, तो यहाँ पे इस तरफ जाते हैं तो जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती है, ये लैम्डा से वेवलेंथ दिखा रही हूँ, और जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है वॉयलेट से। हमें क्या क्या बतानी है, रेड की फ्रीक्वेंसी बतानी है। ठीक है, और हमें पता है जो लैम्डा होता है वो कैसे रिलेट होता है, एच अपॉन एम वी। ठीक है, इससे हम ये बता सकते हैं इसकी मिनिमम, और जो ये होती है दैट इज ई इज इक्वल टू एच म्यू। यहाँ से बता सकते हैं एनर्जी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। ठीक है, या फिर हम ऐसे रिलेट करके भी बता सकते हैं ई इज इक्वल टू एच म्यू, ये क्या हो जाएगा, एच सी बाय लेमडा। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा के, तो अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी रेड की तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज करके ये मिनिमम बता देंगे। ठीक है, वॉयलेट और रेड का आपको याद करना है कि वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट होता है, रेड सबसे कम डेविएट होता है। ठीक है, और जो मैकेनिज्म यहाँ पे होता है दैट इज रिफ्रैक्शन। ओके, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे कंसेप्ट यूज किए गए हैं, अगर हम यहाँ से ओवरऑल कंक्लूजन निकाले कि आपको कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, तो आपको 6th to 10th की जो एनसीईआरटी है साइंस की वो मैं रेफर करूंगी कि अगर आपने एनसीईआरटी भी 6th to 10th की अच्छे से की है तो आप ये जो साइंस वाला पोर्शन है ये बहुत अच्छे से कर पाओगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन का रेशियो रहता है दैट इज 20:10 की जो 20 क्वेश्चन है वो आपके किससे आएंगे, थ्योरी से आएंगे,
ठीक है। और 10 क्वेश्चन आपके किसके आते हैं, पेडागोजी के आते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि पेडागोजी को कैसे करना है। तो फिलहाल के लिए हम किसकी बात करें, थ्योरी की बात करें, तो वो मैंने आपको बता दिया 6 to 10। और बाकी के जो डिफरेंट ईयर्स के क्वेश्चन है वो भी हम करके देखते हैं, तो हमें और क्लियर व्यू आ जाएगा कि कहाँ से हमें एक्चुअल में प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, क्लियर हो गया। इन केस आपको कोई भी डाउट है इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हैप्पी लर्निंग।